नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट 07 में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ में होंगे। वैसे खैर आप चैनल सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं यूट्यूब पर, तो कहने से कुछ फायदा भी है नहीं। अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, बाकी मैं तो खैर बोलना ही छोड़ूंगा। तो ये इमरजेंसी की वीडियो पर आगे चलते हैं। कल के जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, उसके आगे क्या हुआ कि 16 जून को जैसे ही राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे, इंदिरा ने इंदिरा गांधी जी उनसे मिलने के लिए पहुंची। और ये मुलाकात सिर्फ 15 मिनट की थी। इंदिरा गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा, मैं इलाहाबाद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही हूँ, याचिका तैयार है। राष्ट्रपति अहमद ने बस इतना कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझें वैसा कीजिए। उसी शाम विपक्षी नेताओं का एक बड़ा दल राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचा। उनकी आवाज में तल्खी थी। विपक्षी नेता बोले, राष्ट्रपति जी, आपको फौरन उन्हें कुर्सी का आदेश छोड़ने का आदेश देना चाहिए। अहमद ने शांति से जवाब दिया, हमें कांग्रेस संसदीय दल की बैठक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता बिफर पड़े। बैठक का इंतजार, यानी आप अब भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। राष्ट्रपति अहमद को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि कहीं उन्हें इंदिरा गांधी का रबर स्टैंप न मान लिया जाए। उन्होंने तुरंत अपनी बात सुधारी और बोले कि मेरा मतलब ये था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रुक जाना चाहिए। उनके प्रेस सचिव ने फौरन एक हैंडआउट जारी किया ताकि अखबारों में ये न छप जाए कि राष्ट्रपति जी झुक गए हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने भले ही कुर्सी हिला दी थी, लेकिन सफदरजंग का बंगला नंबर 1 अब सफदरजंग रोड का बंगला नंबर 1 के भीतर बगावत का खून उबल रहा था। इंदिरा गांधी के दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी ने साफ कर दिया था कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजीव गांधी ने मां की आंखों में झांक करके कहा कि मम्मी, आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संजय गांधी ने और भी तीखे तेवरों में जोड़ा, इस्तीफा इस्तीफा कमजोर लोग देते हैं। हम दुनिया को दिखा देंगे कि असली नेता कौन है। अगले ही पल दिल्ली की सड़कों पर सरकारी मशीनरी का तांडव शुरू हो चुका था। डीटीसी की बसें और ट्रकों का काफिला गांव की तरफ दौड़ पड़ा। लोगों को बसों में और ट्रकों में भर भर कर लाया जाने लगा ताकि दुनिया देखे कि भीड़ किसके साथ है। इसके बाद में 20 जून को 1975 की दोपहर दिल्ली का बोट क्लब, तपती हुई धूप में एक विशाल रैली बुलाई गई। मंच पर इंदिरा गांधी के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा था। संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी। पहली बार इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपने परिवार का जिक्र किया। भीड़ ने नारे लगाए, पर इंदिरा गांधी का चेहरा गंभीर था। वो बोली, बड़ी ताकतें न केवल मुझे सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं, बल्कि वो मेरा जीवन भी समाप्त कर देना चाहती हैं। रैली कामयाब रही, लेकिन संजय गांधी के लिए इतना काफी नहीं था। उनका पारा तब चढ़ गया जब दूरदर्शन ने इस रैली का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल पीएम हाउस पहुंचे। उनका सामना संजय गांधी से हुआ। संजय गांधी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। संजय गांधी ने झल्लाते हुए कहा, देखिए गुजराल साहब, ऐसा तो नहीं चलेगा। मॉम की स्पीच रेडियो पर क्यों नहीं आई? गुजराल ने शांति से जवाब दिया कि देखिए संजय जी, जब तक मैं मंत्री हूं नियम ऐसे ही चलेंगे। इसके बाद संजय गांधी चिल्लाने लगे। वो बोले कि आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? गुजराल ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए संजय बाबू। आपको ये तक नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। मैं आपका माँ का मंत्री हूँ, आपका नहीं। गुजराल उठे और वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में गुजराल से मंत्रालय छीन लिया गया। 13 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी बीएस राजनारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस कृष्ण अय्यर मामला सुन रहे थे। इंदिरा गांधी जी की तरफ से मशहूर वकील नानी पालकीवाला पेश हुए। राजनारायण जी की तरफ से शांत भूषण अदालत पहुंचे।
पालकीवाला ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जस्टिस अय्यर ने दोनों पक्षों को सुना। उनका फैसला भी किसी सस्पेंस फिल्म के ट्विस्ट के जैसा था। 24 जून को फैसला आया। जस्टिस अय्यर ने कहा, मिसेज गांधी पर कोई गंभीर चुनावी अपराध साबित नहीं हुआ। फिर भी जब तक अपील का फैसला नहीं आता, वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकेंगी। अब संजय गांधी की टीम ने फौरन रेडियो और टीवी पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हर तरफ बस एक ही शोर मचा, अदालत ने कह दिया है इंदिरा ही प्रधानमंत्री रहेंगी। सच्चाई को सरकारी प्रचार की परतों के नीचे दबा दिया गया, लेकिन जेपी की रैली में उमड़ी हुई भीड़ ने बता दिया कि तूफान अब सिंहासन के बेहद करीब पहुंच चुका है। 25 जून 1975 को दिल्ली का रामलीला मैदान। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी यानी कि जेपी, उनकी रैली में जल सैनाब उमड़ पड़ा। जेपी मंच से धाड़ रहे थे। कुछ देर बाद जब राजनारायण ने माइक संभाला और बोलने की शुरुआत की तो बिजली गिरा दी। अदालत ने मैडम को अयोग्य करार दे दिया है, फिर भी वो कुर्सी से चिपक कर बैठी हैं। कल 26 जून को हम उनके आवास का घेराव करेंगे। याद रहे, याचना नहीं, अब रण होगा। बस इतना कहना था। उसके बाद में चारों तरफ हंगामा मच गया। सभा खत्म हुई और राजनारायण दिल्ली में अपने आवास भगवान दास रोड पर अब उस भगवान दास रोड वाले मकान पर लौट आए। उन्हें लग रहा था कि वो कल इतिहास रचेंगे, पर वो नहीं जानते थे कि मैडम ने इतिहास को ही लॉक करने की पूरी तैयारी कर ली है। रात के सन्नाटे में राष्ट्रपति भवन की लाइटें जली और एक कागज पर दस्तखत होते ही पूरे देश की किस्मत पर कालिख पुत गई। देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। 26 जून की सुबह में राजनारायण के दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के अफसर ने कड़क करके कहा कि राजनारायण जी, दिल्ली पुलिस, आप गिरफ्तार हो। राजनारायण जी ठंडी हंसी हंसे बोले कि मैडम डर गई, चलिए चलते हैं। अगले कुछ ही घंटों में विपक्ष के सारे धुरंधर हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद थे। राजनारायण को हिसार की जेल में रखा गया। 10 अगस्त को संविधान में 39वां संशोधन किया गया। अनुच्छेद 71 को हटाया गया और अनुच्छेद 329A को जोड़ा गया। इसके तहत प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। नतीजा ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी बीएस राजनारायण केस की सुनवाई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का फैसला भी शून्य हो गया। फिर भी आपातकाल का दौर जारी रहा। करीब 19 महीने बाद जब इंदिरा गांधी को पूरा विश्वास हो गया कि यदि अब चुनाव हुए तो वही जीतेंगी, इसके बाद तब 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग करके आम चुनाव कराने का ऐलान हुआ। इमरजेंसी इसके बाद भी 2 महीने तक लागू रही और 21 मार्च को खत्म हुई। जेल में बंद विपक्षी नेताओं की रिहाई शुरू हुई। राजनारायण के साथ उनके करीबी रहे राजकुमार जैन भी हिसार जेल में बंद थे। राजकुमार की रिहाई का आदेश आ चुका था, लेकिन राजनारायण की रिहाई का आदेश नहीं आया। राजनारायण ने 3 खुफिया चिट्ठियां लिखी। राजकुमार को बुला करके चिट्ठियां उनकी मुट्ठी में दबा दी और फिर फुसफुसा करके बोले, राजकुमार, ये विपक्ष का भविष्य है। इन्हें चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई तक पहुंचा देना। कहना कि राजनारायण जी ने संदेश भेजा है। क्या लिखा इसमें नेताजी? राजकुमार ने उत्सुकता के साथ में पूछा। इसमें लिखा है कि मैं भले ही जेल में सड़ रहा हूं, लेकिन तुम तीनों को मैदान नहीं छोड़ना है। इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ना ही होगा, वरना ये देश हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। राजकुमार जैन रिहा हुए और उन्होंने एक एक करके तीनों नेताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। वाजपेयी जी ने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा दिए। इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ना सीधे हार के कुएं में कूदने के जैसा था।
मोरारजी जी ने भी पल्ला झाड़ लिया। जैसे ही राजनारायण जी जेल से बाहर आए, उन्होंने एक प्रेस के सामने गर्जना की, अगर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो राजनारायण अकेला चुनाव लड़ेगा। ये ऐलान नहीं था, बल्कि इंदिरा जी के राजनीतिक हार की शुरुआत थी। 1971 की उस हार का बदला अब रायबरेली की धूल में लिया जाने वाला था। चुनाव की तारीखें नजदीक थी। दिल्ली के एक कमरे में राजनारायण के एक हितैषी ने उनसे कहा, राजनारायण जी, जिद छोड़ो, 2 सीटों से पर्चा भरो। प्रतापगढ़ की सीट बिल्कुल सुरक्षित है, हमारी पार्टी का वहां पर कब्जा है, तुम वहां से आसानी से निकल जाओगे। लेकिन राजनारायण ने अपनी मोटी भौहें सिकोड़ी और बोले, 2 सीटें, लेकिन 2 सीटें क्यों? क्या मुझे अपनी ताकत पर शक है? राजनारायण ने तब उनके हितैषी ने समझाया कि अरे भाई, इंदिरा गांधी पीएम है, अगर कहीं दांव उल्टा पड़ गया तो जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तुम्हारा मंत्री बनना तय है, मंत्री बनने के लिए जीतना भी जरूरी है, प्रतापगढ़ से पर्चा भर दो। लेकिन राजनारायण जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और गरज कर बोले, क्या मैं पद का लोभी दिखता हूँ आपको? क्या मैं कुर्सी के लिए राजनीति में आया हूँ? मेरा फैसला अटल है, मैं सिर्फ और सिर्फ रायबरेली से ही चुनाव लड़ूंगा और मैं उस भ्रष्ट महिला को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ये कहकर के उन्होंने यहीं पे बात खत्म की और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था। रायबरेली की धूल राजनारायण के लिए पराई नहीं थी। एक जनसभा में राजनारायण जी बोलने के लिए पहुंचे। एक हाथ में एक साधारण सी थैली हुई थी। भीड़ शांत हुई तो उन्होंने उस थैली को ऊपर उठा करके दिखाई। वो कुछ मुंह में चबा रहे थे। राजनारायण ने माइक पर तंजिया लहजे में कहा, देखो भाइयों, हम तो गुड़ चना खा करके गुजारा करते हैं, ये रहा हमारा प्रमाण। उन्होंने ऊपर वो थैली उठा करके उसमें गुड़ चना थे वो जनता को दिखाया और बोले कि ये रहा हमारा प्रमाण, हम जनता के आदमी हैं। दूसरी तरफ इंदिरा जी हैं, वो थोड़ा वीआईपी है, हमसे अच्छे तो उनके कुत्ते हैं, ऐसो आराम में रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि साई ठाठ मिट्टी में मिला दें, अब जनता की बारी है। पूरा मैदान राजनारायण जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सत्ता की चूल्हें हिलने लगी थी। वोटिंग के बाद गिनती शुरू हुई। रेडियो पर जो खबर आई उससे सफदरजंग रोड पर का आवास नंबर 1, उस पर मातम छा गया। राजनारायण जी को 52% वोट यानी कि 1,77,719 वोट मिले, जबकि सत्ता की स्वामिनी इंदिरा गांधी जी को 35.7% वोट यानी कि 1,22,517 वोटों पर वो सिमट गई। इसमें राजनारायण जी विजयी हुए और उन्होंने पीएम, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के विजयी रथ को वहीं पर थाम दिया और इस तरीके से इमरजेंसी का भी समापन हुआ और देश में एक नई राजनीतिक पार्टी उभर कर आई और देश एक नई राह पर चल पड़ा। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अपनी तरफ से मैंने इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि कुछ कमी रह गई हो तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मैं तो चीजें सीख ही रहा हूँ, कमियां हर किसी में होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर से मिलते हैं कल एक और किसी सच्ची स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, परिवार के साथ में रहें। जय हिंद, जय भारत।